हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रिपरेशन क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। यानी इन जो चैप्टर आपका चैप्टर में सेकंड है, ये हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर में पहले फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर आप उसको चेकआउट कर लीजिए, उसको देख लीजिए, एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर देखने के बाद देख ले सकते हैं, आप उसके पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक एसिड बेस और आपका साल्ट एंड व्हाट्स इट्स प्रॉपर्टीज। एंड इसके बाद आपका आता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक होता है इसमें इस चैप्टर में, जिसका नाम है पीएच स्केल, पीएच वैल्यू। बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनके मटेरियल की क्या होता है, पीएच वैल्यू पूछा जाता है। तो ये पीएच वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये हर एक चीज यहाँ पर हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, एसिड। सबसे पहले हम एसिड को ही देखते हैं कि व्हाट इज एसिड। सबसे पहले आता है व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या है, आखिर है क्या एसिड? तो देखिए ये आपका क्लासिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं दो डेफिनेशन, ठीक है, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। तो क्लासिकल में देखा जाए तो यहाँ बहुत पहले जब हुआ था तो लोगों ने क्या कहा, व्हाट इज एसिड। एसिड क्या क्या, तो उन्होंने कुछ मटेरियल क्या टेस्ट किया, तो जिसका जो टेस्ट था वो आपका श्योर था, खट्टा था, उसको कहा गया एसिड। यानी आई थिंक दैट हैज श्योर टेस्ट इज एसिड। यानी ऐसी चीज जिनके पास क्या हो, उनका जो टेस्ट हो वो क्या हो, श्योर हो, मीन्स दैट इज एसिड। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो जूस ऑफ लेमन। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, बिल्कुल एसिडिक होता है। तो ये आपका जो सब जो लेमन होता है क्या है, एसिड है, बिल्कुल एसिड है, ये सोर होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर और चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर आपका हो सकता है टैमरिन, ठीक है। ये सब जो चीजें होती है यहाँ पर, ये सब क्या है, ये सब इनके इनके टेस्ट कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, मीन्स ये सभी आपके एसिडिक होते हैं। सेकेंड, अब हम इसे देखते हैं मॉडर्न कि मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। तो मॉडर्न डेफिनेशन बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। देखिए दिस इज द आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड। यानी आर्हेनियस ने मॉडर्न यहाँ पर थ्योरी दिया, क्या कहा कि आर्हेनियस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू गिव H+ or H3O+ आयन। मीन्स इन्होंने कहा कि ऐसे एसिड या ऐसे मटेरियल दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव H+ यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन और दैट्स कॉल्ड आपका एसिड। इस चीज को यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर एग्जांपल में कुछ एसिड है, मीन्स HCl है। HCl क्या है, HCl आपका एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर जल में डिसॉल्व करते हैं, जल में डालते हैं, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होता है किसमें, ये आपका H++Cl- में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी चीज को आप कुछ ऐसा लिखिए, यहाँ पर आपका H2, ठीक है। तो H2 में जैसे यहाँ पर सेट डालते हैं तो यहाँ पर H+ क्या होता है, देखिए यहाँ पर डिसोसिएट होकर H++Cl- देता है। यानी यहाँ पर जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फॉर्म में क्या मिल रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में मिल रहा है हाइड्रोजन आयन, मींस दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन मींस दिस इज एन एसिड बिकॉज इट्स गिव H+ आयन। तो या तो H+ आयन देता है या तो ये आपका H3O यानी हाइड्रोनियम आयन देता है, तो क्या होता है, एसिड होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर आपके लिए। देखिए जैसे H2SO4, ये आपका क्या है, ये इसका अगर नाम आप देखें तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे आप इसको H2O में डालते हैं, ये आपका देता है क्या, 2H++ SO4 डबल E। यहाँ देखिए H+ दिया, फिर से क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे सब्सटेंस दैट गिव आर डिसोसिएट एंड गिव द H+ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड आपका एसिड। तो एसिड आपको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़े, तो एसिड क्या होता है, जो क्या करते हैं H+ या फिर H3O+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एसिड। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब इसका आता है एसिड हमने पढ़ लिया। तो अब इसके क्लासिफिकेशन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स फाइंड आउट देयर। तो यहाँ पर टोटल देखिए 2 दिए गए हैं आपको, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, एक वीक एसिड दिया। तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आपका वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए एन एसिड व्हिच कैन बी डिसोसिएट कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स ऐसे एसिड जिनको वाटर में आप डालोगे तो वो कंप्लीटली क्या
डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट होकर H+ दे, वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल देखिए आपका आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, SNO3, नाइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा। ये क्या है, ये आपके यहाँ पर ये आपके क्या है, ये आपके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। मीन्स इनका अगर आपको नेम याद रखना है तो इसका नाम देखिए, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड इसका नाम आपका है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इट्स नेम इज नाइट्रिक एसिड। देखिए इनके नेम भी आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीन नेम तो आपको एकदम कंप्लीटली याद रखना है। ये तीन क्या है आपके, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है। ठीक है, हमने HCl को इसको दिखाते हैं, SNO3 को आपको यहाँ पर शो कर दे रहे हैं कि HNO3 अगर आपके पास है तो इसको आप जैसे ही क्या करते हैं, जल में डालते हैं, H2 में डालते हैं, ये होता है H+ प्लस NO3। मीन्स यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ये दे रहा है आपका हाइड्रोजन आयन। क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। जो एलिमेंट यहाँ पे जो बचा, that's a substance that give after dissociation in water give H+ ion, means that is an acid. ओके, तो यहाँ पर आपका एसिड क्या है, जो H+ आयन देता है वो क्या करता है, एसिड। अब इसके बाद सेकंड थिंग आता है आपका वीक एसिड। अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, अब बात आती है कि वीक एसिड क्या होते हैं। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आपके डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में, वो क्या होते हैं, वीक एसिड। देखिए क्या कर रहा है, एन एसिड व्हिच डजंट डिसोसिएट कंप्लीटली इन डिसोसिएटेड नेग्लिजिबल इन वाटर इज नोन एज वीक एसिड। मीन्स देखिए एसिड है बट वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, फिर नॉर्मली या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल डिसोसिएट होता है, बट डिसोसिएट होता है H+ ही देता है, दैट्स मीन्स दैट इज एन वीक एसिड। एग्जांपल HCOOH, इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। एंड CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड। तो फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, दीज आर वीक एसिड। मीन्स ये आपका टोटली डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, बहुत ही नॉर्मली बहुत ही लिस्ट अमाउंट में क्या होती है, ये डिसोसिएट होते हैं। बाकी इनकी बहुत सारी मात्रा क्या होती है वैसे ही रह जाती है। तो ये जो आपके बहुत ही लिस्ट अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, दैट्स मीन्स दैट एसिड इज वीक एसिड। एंड दैट स्ट्रांगली या फिर कंप्लीटली बोल सकते हो, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, दैट्स मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड आपका वीक एसिड क्लियरफाई हो गया कि किस तरीके से होता है। देखिए ये अगर टोटल डिसोसिएट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किसमें, वाटर में, मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कंप्लीटली नहीं होते हैं, मीन्स दैट इज वीक एसिड। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कि व्हाट इज अ बेस। बेस क्या है। अब देखिए हमने एसिड देख लिया, अब एसिड पे हम क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। तो बेस क्या होता है, देखिए यही भी आपका क्लासिकल थ्योरी है। ये बहुत पहले जब शॉर्ट टेस्ट दिया था, तो टेस्ट के बेस पर अगर आप देखते हैं तो देखिए अ थिंग दैट हैज बिटर टेस्ट इज बेस। एंड जिसके पास बिटर टेस्ट होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर, दैट्स इज बेस। बट मॉडर्न थ्योरी क्या होता है, आर्हेनियस थ्योरी क्या है, तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेस इज आर्हेनियस बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोसिएट टू द गिवन OH नेगेटिव आयन। यानी यहाँ पर OH नेगेटिव आयन अगर देते हैं तो क्या होते हैं आपके यहाँ पर क्षार होते हैं। मीन्स एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा। दीज आर यहाँ पर ये सब बेस है, ये सब क्या है, बेस है, दीज आर बेस। ठीक है, सम बेस एग्जाम्पल ऑफ बेस। यहाँ पर एग्जाम्पल किसके हैं, बेस के। ये क्या करते हैं, डिसोसिएट होते हैं वाटर में, जैसे आप डालते हैं वाटर में, ये डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप NaOH को H2O में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये बता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मीन्स यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में कौन आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको रखना है कि नेगेटिव फॉर्म में ओनली आपका क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो here given only negative form is hydroxide ion, that means that is an base। मतलब यहाँ पर अगर बेस की बात हो रही है तो बेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये आपका OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ऐसे थिंग सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव ओनली नेगेटिव फॉर्म ऑफ OH या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, मींस दैट इज बेस। ठीक है,
क्लियर है आपको, कंप्लीटली समझ में आ गया कि जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो बेस होंगे और जो H प्लस पॉजिटिव देंगे, H पॉजिटिव देंगे वो क्या होंगे आपके एसिड होंगे। तो आर्हेनियस थ्योरी आपने समझ लिया। अब इसको हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे एसिड में हमने दो दिखा, तो सेम आपका बेस में होता है। बेस में आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, सेम वही होगा, बस यहाँ पर आपका बस नेम चेंज है। बस देखिए आपको क्या अभी ये होता है, क्या अभी आपको याद है, लर्न है क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड सेम डेफिनेशन यहाँ पर होगा, बस एक चीज यहाँ पर बदल जाएगा, क्या, देखिए अब बेस वहां पर था एसिड दैट dissolve completely or almost completely in water is known as a strong base। मतलब जो वाटर में कंप्लीटली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, दैट्स मीन तो स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल आपका होगा यहाँ पर, इसका एग्जांपल आप देखेंगे, इसका एग्जांपल होता है NaOH KOH एक्सेट्रा। अच्छा इनका नेम क्या है, तो क्या इनका नेम आप नहीं जानते हो, तो देखिए इसका नाम नेम है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स नेम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सेकेंड थिंग यहाँ पे आता है वीक बेस। वीक बेस मीन्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो क्या होते हैं कंप्लीटली आपका डिसोसिएट नहीं होते, किसमें, वाटर में, यानी a base which does not dissolve completely in called weak base। यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। एग्जांपल अगर आप बात करें किसमें, देखिए ये आपका होता है CaOH NH4OH एक्सेट्रा, दीज आर वीक बेस। यहाँ पर अगर इसकी बात करें CaOH, इसका नाम क्या होगा, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and this is ammonium hydroxide, is ammonium हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर वीक बेस, बट दोनों बेस हैं। ठीक है, आप जैसे आप इनको देखते हैं, दीज आर बेस, दिस इज आल्सो दीज आर बेस। मतलब बस ये है कि कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग कैसे है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे क्या है, वीक है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए अब बढ़ते हैं। तो क्या अब आगे बढ़े, तो इसके बाद देखिए क्या है, आपने बेस देख लिया, एसिड देख लिया, उनके क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं इंटीग्रेटर्स की, यानी ये काफी हद तक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इफेक्ट्स ऑन इंटीग्रेटर्स बाय द एसिड एंड बेस, यानी एसिड एंड बेस का जो इफेक्ट होता है इंडिकेटर्स पर, ये क्या होते हैं। या फिर सबसे पहले आप यही पूछेंगे सर व्हाट इज इंडिकेटर्स। देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये बताते हैं हमको कि हाउ वी कैन नो अबाउट अ थिंग दैट इज एसिडिक और बेस, दैट आर एसिड और बेस। मतलब हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सी चीज एसिडिक है और बेसिक है, मतलब क्या वो अम्लीय है या क्षारीय है, क्या चीजें हैं। तो एसिडिसिटी एंड बेसिक जो आपका होता है, इन दोनों चीज को समझने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ये कहलाते हैं। तो अब इनके बारे में हम बात करना है। देखिए यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच शोन इन केमिकल एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मेनली इन कलर। अब मेनली किसमें आपका चेंज होता है, कलर, मतलब कलर चेंज करके ये शो कर देते हैं, दिखा देते हैं कि उनके संपर्क में जो चीज आया है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एसिड और बेस। ठीक है, आर ओडोर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ एन एसिड, ये आपका छोड़ दीजिए। ठीक है, when brought is contact with an acid or a base, यानी यहाँ पर एसिड या बेस के हम कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं, ये अपने कलर में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हो, इसको ये आपका कलर एंड ओडोर में आपका क्या होता है, चेंजेस कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, तो ये चीजें अब यहाँ होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो स्मेल, स्मेल में चेंज आ सकते हैं अगर आपका एसिड का बेसिक होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग इज लिटमस। तो लिटमस क्या है, लिटमस इज इंडिकेटर, लिटमस इज इंडिकेटर। तो लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर है जो हमको बताता है किसके, अबाउट द एसिड एंड बेस। मींस देखिए अ न्यूट्रल सोल्यूशन पर्पल। अगर देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्म में होता है। ठीक है, लिटमस आपका सोल्यूशन फॉर्म में भी होता है एंड दिस इज इन आपका यहाँ पर क्या होता है, पेपर फॉर्म में होता है। तो देखिए सोल्यूशन फॉर्म में अगर कर रहा है, सोल्यूशन फॉर्म में अगर होगा तो अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स होता है आपका ना तो एसिडिक ना तो बेस, ये दैट मीन्स ये पर्पल कलर में होता है। अगर इसी चीज को आप एसिडिक सोल्यूशन डाल देते हैं तो कैसे होता है, रेड हो जाता है। और इस चीज को आप बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो कैसे होता है, ब्लू।
अब इस चीज को समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास क्या है, आपके पास है लिटमस पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है लिटमस इज आल्सो अवेलेबल एज ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट। ये 2 वेरिएंट में पेपर के रूप में भी क्या होता है, अवेलेबल होते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अब रेड लिटमस ब्लू लिटमस दो आपके पास होते हैं। अब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस कैसे हमको इंडिकेट करते हैं, कैसे ये बताते हैं कि क्या बेस है क्या एसिड है। इन चीजों को समझने के लिए देखिए आपके यहाँ पर आगे बढ़ ये पॉइंट देखिए, इन दोनों फिगर का ध्यान समझिए। देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर से कैसा है, ये ऊपर से आपका ब्लू है, ये आपका ऊपर से कैसा है, ये आपका है, देखिए आपका कैसा है, ब्लू है, ठीक है। जैसे ही इसे एक सोल्यूशन में डालते हैं, ये क्या है आपका सोल्यूशन, जैसे ही आप इसे एक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये कैसा, ये आपका ब्लू से चेंज हो रहा है किसमें, रेड में। तो ब्लू जब चेंज होता है रेड में, मीन्स दिस सोल्यूशन इज एसिडिक, एसिडिक। तो जैसे ही आप एसिडिक सोल्यूशन में किसी ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो, वो किसमें चेंज हो जाता है, रेड में। दैट मीन्स दिस इज अ एसिडिक सोल्यूशन। तो क्या आप लिखा ब्लू लिटमस टर्न रेड, जैसे ब्लू टर्न किसमें रेड हो जाता है, रेड में, मीन्स ये आपका क्या है, एसिडिक सोल्यूशन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये कैसा है, ये आपका रेड, ये कैसा है आपका रेड। लेकिन जैसे इसे एक सोल्यूशन डालते ये कैसा होगा, ब्लू। यहाँ पे कैसा होगा, देखिए आपका हो गया ब्लू। मीन्स यहाँ पर रेड पेपर को आप जब किसी सोल्यूशन डालते हो अगर ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, मीन्स ये आपका सोल्यूशन कैसा है, ये आपका सोल्यूशन है बेसिक, कैसा है, बेसिक। मतलब यहाँ पर ये बेसिक सोल्यूशन है, इसलिए क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, आपका रेड से ब्लू। यार कि ब्लू रेड में चेंज होता है, मीन्स दैट इज एसिडिक सोल्यूशन है। और अगर आपका रेड ब्लू में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज द बेसिक सोल्यूशन। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से लिटमस पेपर हमको इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक है। इन चीज को आप अगर इस फिगर के माध्यम से आप इस चीज को समझ गए तो डेफिनेटली आपको हर चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एन एसिड टर्म अ मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड में। और वहीं पर अगर आपका बेस होता है तो बेस क्या करता है, या रेड को चेंज करता है किसमें, ब्लू में। रेड को किसमें चेंज करता है, ब्लू। समझ आएगा। अच्छा आपके दिमाग में ये अगर क्लियर हो, चलिए आपसे एकदम छोटा सा, अगर ये समझ में आ गया तो एकदम छोटा सा पूछो। अच्छा ये बताओ आप, इधर देखो। अच्छा इस सोल्यूशन में अगर हम रेड ही पेपर डाल दें, तब रेड लिटमस पेपर डाल दें तो क्या हो, अगर इसमें हम रेड को डाल दें, चलिए ये रेड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेड डाल देते हैं। चलिए आपके लिए स्पेशल हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर हमने किया, एक रेड डाल दिया। देखिए अगर आप रेड पेपर लेकर यहाँ डालते हैं, क्या करते हैं, रेड पेपर लेकर सोल्यूशन डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, क्योंकि ये ब्लू को रेड में चेंज करता है, रेड को नहीं चेंज करेगा। ये आप सोचो रेड को डाल दें ब्लू कर देगा, नहीं, रेड में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा नो इफेक्ट, ठीक है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इसमें ब्लू डाल देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो रेड को ब्लू करता है, ब्लू को कुछ नहीं करेगा, रेड को ब्लू करता है। ये रेड को यहाँ पर क्या करता है, ये ब्लू को रेड करता है, ऐसा नहीं कि रेड को ब्लू कर देगा, नहीं। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगर सेम वही डाल देंगे तो आपको यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसे है वैसे ही, ठीक है। समझ में आ गया, आप क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए वो फर्स्ट इंडिकेटर था आपका क्या, लिटमस पेपर। सेकेंड इंडिकेटर है आपका मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज क्या है, एक सेकेंड इंडिकेटर। ये क्या करता है, देखिए नॉर्मल अगर है तो इन न्यूट्रल सोल्यूशन इट्स सीन इन ऑरेंज कलर, यानी जैसे ही आप मतलब ये नॉर्मल अगर देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर का होता है। कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। मेथाइल ऑरेंज नाम ही इसका है तो ऑरेंज कलर का ही होगा। तो जिसका नाम आम, जैसे मैंगो फ्रूटी, आप पियो मैंगो फ्रूटी, अब बताओ उसका नाम मैंगो फ्रूटी है तो उसका स्वाद कैसे आता है, क्या आपका टर्मोरिक की तरह आता है, इमली की तरह आता है, आम की तरह ही आता है ना। तो जिसका जो नाम है वो तो उसमें गुण होंगे ना। अब आप लोगों में नहीं होता, मम्मी पापा नाम अच्छा लगा देते हैं, लेकिन पढ़ाई में आप लोग बैठ जाते हो तो फिर नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बातें करना शुरू कर देते हो, ठीक है, तो चैट बॉक्स खोल लेते हो, उसमें चैटिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये सब चीजें ना करो। पढ़ रहे हो, देखो आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 24 घंटे, 24 घंटे हैं। तो 24 घंटे में आप कभी कैलकुलेट किया कितने होते हैं 24 घंटे में आपके, देखिए 24 × 60 मिनट, इसका टू आएगा आपका 1440 मिनट। यहाँ पर इतने मिनट आएंगे, मतलब आपके पास 1440 मिनट होते हैं। तो आप 1440 मिनट में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि 1440 मिनट में मात्र आप 140 मिनट पढ़ लो ना, मतलब यहाँ पर सेशन को अटेंड कर लो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।
फिर आपका इसमें से देखिए, इसमें आप 1000 मिनट अपने ऊपर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें खेलो कूदो एकदम मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो आपका 440 मिनट, 440 मिनट ये अगर आप खुद को दोगे, ये अगर अपने ऊपर लगा दोगे, खुद को अगर जिस दिन देना शुरू कर दोगे आप, डेफिनेटली आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, जिनके साथ हो, जिनके पास है भी, आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप उन्हें इस समय को इसमें से मतलब 1000 मिनट आप खुद जो करो करो, लेकिन अगर आप 440 मिनट भी अपने आप को देने लगे ना, तो बहुत है यार, इतना भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, तो अगर इतना जिस दिन देना शुरू कर दी, उस दिन तुम मतलब दुनिया जीत लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इधर आते हैं। यहाँ पर अगर बात करें किसका, मेथिल ऑरेंज का, तो मेथिल ऑरेंज की बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, इन एसिडिक सोल्यूशन, जैसे मेथिल ऑरेंज का आप एसिडिक सोल्यूशन डालते हो, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। यानी जैसे आप ऑरेंज को एसिड में डाले, ये किसमें चेंज हो गया, रेड में। या फिर किसी सोल्यूशन आपने डाला, अगर वो ऑरेंज से रेड में चेंज हो गया, दैट मीन्स दैट सोल्यूशन इज एसिडिक, दैट सोल्यूशन इज एसिडिक। अगर आप इसको किसी अदर सोल्यूशन डालते हो और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो में, अगर ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स इन दिस इज बेसिक सोल्यूशन। अगर आप किसी बेसिक सोल्यूशन से डालते हो, किसी चीज जाता है येलो में, और वहीं पर आप एसिडिक सोल्यूशन डालते हो, किसी चीज जाता है रेड में। ये आपका मेथाइल ऑरेंज भी इंडिकेट करता है एसिड एंड बेस। एक थर्ड चीज आपका है फिनाइलएल्फथलीन। फिनाइलएल्फथलीन क्या करता है, ये भी इंडिकेट करता है किन चीजों को, एसिड एंड बेस को। ठीक है, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन देखें तो ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस। इसी चीज को आप अगर एसिड में डाल दें, देखिए पहले से कलरलेस है, अगर आपने एक सोल्यूशन डाला और ये फिर कलरलेस ही रह गया, रिमेन कलरलेस, मतलब इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया, दैट मीन्स दैट इज एसिड सोल्यूशन। बट अगर यहाँ पर ये पिंक हो गया, कैसा होगा, पिंक हो गया, पिंक हुआ मीन्स वो क्या है, आपका बेसिक सोल्यूशन। जो कैसा है, बेसिक सोल्यूशन। तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो एसिडिक सोल्यूशन, अब चेंज आ गया तो बेसिक। ये आपका 3 इंडिकेटर आपने देखा, लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन, उसमें लिटमस में 2 चीज देखा, लिटमस पेपर, लिटमस सोल्यूशन, फिर आपने मेथिल ऑरेंज देखा, फिर आपने फिनाइलएल्फथलीन देखा। तो ये तीनों इंडिकेटर आपको याद होने चाहिए, कौन सा किस तरीके से किसको बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने लिटमस को देखा था, तो लिटमस ब्लू से आपका रेड हो रहा है, किसमें, आपका एसिडिक मीडियम में, और रेड से ब्लू हो रहा था किसमें, आपका बेसिक मीडियम में। लेकिन यहाँ मेथाइल ऑरेंज क्या है, ऑरेंज है, लेकिन एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है, और आपका वहां पर बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप भूल जाओ, इस चीज को एक बार शॉर्ट नोट्स में आप इस तरीके से लिख लोगे तो आप कन्फर्म आपको एक चीज यहाँ पे हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड। अब देखिए हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, उनके इंटीग्रेटर्स पढ़ लिए, किस तरीके से हम इसकी चीज पहचान। अब मान लो हमारे पास एसिड आ गया, अब इसको हम रिएक्शन किसी साथ करना चाहें तो कैसे करा सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये चीज आती है। तो इस चीज को सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपका रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। अगर आप किसी मेटल के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो, देखो एक्चुअल में अगर आपके जो मेटल, ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास क्या है, मेटल, ये एसिड से रिएक्शन कर लिया तो क्या होना है, ये बनाता है, देखिए यहाँ पर साल प्लस हाइड्रोजन, साल प्लस हाइड्रोजन, यही यहाँ प्रोड्यूस होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ हम कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल सपोज कि आपके पास सोडियम मेटल है प्लस HCl, ये आपका क्या है, एसिड। जैसे आप इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, सोडियम और HCl जैसे रिएक्शन करता है, क्या आता है, देखिए सोडियम जो है ये यहाँ पर आपको एक जेपी स्टार बताता है। देखिए अगर ये जेपी स्टार आपको पता होगा, ये जेपी स्टार, ठीक है, जेपी स्टार क्या है कि अगर सोडियम, ये आपका क्या है, ये आपका देखिए यहाँ पर है बेसिक मेटल, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो सोडियम यानी आपका बेसिक एटम है, एलिमेंट है, या फिर क्या हो सकते हो, बेसिक एलिमेंट है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो जो आपका बेसिक एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट, या फिर बेसिक, इसको एलिमेंट ना बोलकर आप बोल सकते हो बेसिक मेटल, मेटल। ये अगर हाइड्रोजन को देख लिए, किसको देख लिया, हाइड्रोजन को, अगर ये हाइड्रोजन को देख लिए, ये कहती है, मतलब ऐसे समझो क्या कि यहाँ पर बेसिक मेटल का जो आपका प्यार है वो क्या है, हाइड्रोजन, यानी ये इसका लव है, इसके बिना वो रह नहीं सकता। जैसे इसको देखा, ये तुरंत इसके पास चला जाता है, कहते हैं दूसरे साथ कैसे घूम रहा है, हाइड्रोजन साथ कैसे घूम रहा है, चलो मेरे साथ, ये इसको आएगा, इसको अपने साथ लेकर चला जाएगा, अब हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमेशा लगता है, ठीक है, सोडियम जैसे ही क्लोरीन को देखा, वो उसको लेकर चला गया कि तुम किसके साथ घूम रहे हो, हाँ तुम सिर्फ मेरी हो, ये कहकर इसको लेकर चला गया। तो यहाँ से देखो भाई क्या कर गया, ये लेकर चला गया किसको, सोडियम क्लोराइड। अब बचा कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला बचा है। अब देखो हाइड्रोजन अकेला बचा तो रोने लगता है कि हमको अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। तब उसको क्या आता है, उसको अपने मम्मी क्या आता है, हाइड्रोजन किसका आ जाता है, अपनी मम्मी क्या आता है, तो अपने मम्मी के पास चला जाता है। तो ये 2 लोग हो जाते हैं, तो ये हो जाता है H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की मम्मी, ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया, H2। तो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता,
हाइड्रोजन किसी के साथ रहेगा, मतलब किसी की ना किसी की उंगली पकड़ के चलता रहता है, अकेला नहीं होता। अब अगर ये अकेला हो गया तो रोना शुरू कर देगा, तो उसकी मम्मी आ जाएंगे, बाबू क्या हुआ क्या हुआ, तो मम्मी के साथ हो जाएगा। तो ये सदैव क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, दो ग्रुप में, अकेला नहीं होता। टोटल आप अगर ये नहीं जानते तो थोड़ा सा याद रखो, टोटल जो एलिमेंट है आपका 118, उसमें से आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑलवेज किसमें अकेला नहीं होते, ये सभी किसमें होते हैं, ये आपका डाइमर के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, डाइमर। डाइमर मतलब दो एटम इसमें एक साथ होते हैं और ये बना देते हैं क्या, एक मालिक्यूल। माली ये आपका बनाते हैं मालिक्यूल। तो एक मालिक्यूल जिसमें आपके कितने एटम होते हैं, 2 एटम। तो 2 एटम के रूप में होते हैं ये सातों एलिमेंट। तो अगर आप इनको नहीं जानते तो अब जान लीजिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 7 के सातों एलिमेंट कभी भी अकेले नहीं होते। ये जैसे अकेले होते हैं इनको अपनी मम्मी क्या जाती है, मम्मी के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सिंपल सा रिएक्शन था किसके साथ, यहाँ पर सोडियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब इस चीज को देखिए आप, अगर ये आपको समझ आ गया तो यहाँ पर देखिए क्या, सोडियम मेटल था, एसिड क्या है आपका, ये एसिड, ये क्या एसिड। यहाँ देखिए NaCl बना, ये क्या, सोडियम क्लोराइड, मीन्स दिस इज साल्ट, दिस इज साल्ट एंड आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ साल्ट बन रहा है कि नहीं, यही चीज आपको यहाँ पर ऊपर पता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर है कैल्शियम, और इसका आप रिएक्शन करा दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। तो इसका जैसे रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम होता है हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर देता है, यानी हाइड्रोजन को मार कर खेद देता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कैल्शियम और हाइड्रोजन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्या होता है, पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, दूसरे को मारकर उसका स्थान ले लेगा। मतलब आप इस चीज को समझो कि जो पावरफुल है वो जिस उसको जो चाहिए या जहां वो जाना चाहता है वहां चला जाएगा, वहां कोई है उसको मारकर हटा देगा। ठीक, तो आप भी पावरफुल बनो। अब आपको पावरफुल कैसे बनोगे, अब आपको सर आप चल रहे हैं एकदम घी दूध खाकर एकदम अच्छा से बॉडी बनाएंगे, पावरफुल होंगे। अरे नहीं यार, पावरफुल उससे बना वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पावर की बात हो रही है पढ़ाई के लिए। तो आप पावरफुल कैसे बनोगे, जब आप पढ़ाई करोगे। अगर आपने पढ़ाई किया तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ गया आप उसको मारकर सही सीधा कर दोगे, तुरंत फोड़ दोगे, कि हाँ यार तुमको हम फोड़ देंगे, ऐसे देख कर फोड़ देंगे। तो अगर आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, मेहनत करोगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो, और इस तरीके से आप अपने एग्जाम को भी फोड़ सकते हो। एग्जाम को फोड़ दिया आपने, ऐसे रिजल्ट है आपका आपका 95+, जो देखा मतलब यार क्या बात है, लड़के ने तो टॉप कर दिया। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। अब ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हो फिर आपको खुद डर लग रहा है कि हम पास हो जाएंगे कि नहीं, हमारा 33 नंबर आ जाएगा कि नहीं, इस तरीके से। तो ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप अगर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं 95+ ही आना है, ठीक है। और 99 आपका 100% आना चाहिए। 99 क्या होता है, 100 में 100 मारो ना। इस तरीके से पढ़ाई करो, मतलब 100 में 100, एक भी पॉइंट मिसिंग हो ही ना, 100 में 100 आए, इस तरीके से पढ़ाई करो। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या किया, हाइड्रोजन मार के फेंक दिया, और यहाँ से बनाया क्या, CaSO4+। अब हाइड्रोजन फिर से गया तो अकेला था तो दो रूप में, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है मेटल। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखिए देख लिया रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, मेटल के साथ हमने रिएक्शन देख लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसके साथ अगर रिएक्शन देखते हैं, देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर इसे रिएक्शन देख रहे हैं तो डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए सबसे पहले मेटेलिक कार्बोनेट देख लेते हैं, फिर आपका बाइकार्बोनेट देख लेंगे। तो मेटेलिक कार्बोनेट में सपोज कीजिए आपके पास है सोडियम प्लस, सोडियम के साथ आपको यहाँ पर कार्बोनेट, मतलब आप कोई देखो एसिड का रिएक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए एसिड का रिएक्शन लेते हैं। तो सपोज कि यहाँ ले लेते हैं HCl प्लस, यहाँ पे लेते हैं Na2CO3। अब ये देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये आपका एक मेटेलिक कार्बोनेट है, एंड HCl क्या है, एक एसिड है। अब एसिड मेटेलिक कार्बोनेट का ऐसे रिएक्शन होगा क्या बनाए। देखो यहाँ पर फिर से बात वही आगे जो आपको पीछे बताया था, क्या बताए थे देखो। अच्छा ये बताओ आप, पहले जब सोडियम अकेला था और सोडियम में क्लोरीन के साथ, क्लोरीन किसी और के साथ देखा तो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया, तुरंत गया उसके साथ में लेके चला गया। तो आपको अब बताओ, अब तो यहाँ पे सोडियम भी किसी के साथ है, अब देखिएगा तो क्या करेगा। तो ये इसका यहाँ पर इसका ये प्यार है, उसको देखेगा तो कुछ सबको छोड़कर चला जाएगा, मीन्स ये इसको छोड़कर इसके साथ चला जाएगा, और ये बना देगा क्या, NaCl। क्या बना देगा, NaCl। ये तो बन गया NaCl। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ से आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे बचा है तो एक्चुअल में ये बनाता है क्या, यहाँ से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेता है, ये बना देता है H2। क्या बनाता है, H2। अब देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, दो ऑक्सीजन बचे, तो यहाँ से बनता है CO2, ये गैस। तो यहाँ पर बनता है आपका साल्ट, जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप किसी कार्बोनेट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर आपका साल्ट, देखिए यहाँ पर क्या क्या बनता है,
साल्ट, अब H2O और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज हम। सेकेंड चीज अगर आपसे बात करें CHCl कार्बोनेट, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन और आपको देख लेते हैं, कार्बोनेट का ही देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखना है HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा देते हैं हम यहाँ पर आपका पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, इसके साथ पोटेशियम कार्बोनेट। ये पोटेशियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा यहाँ पर, इसके साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, देखिए क्या बनाएगा, ये फिर से यहाँ से आपका देखिए हाइड्रोजन पोटेशियम से हटाया जाएगा, यहाँ से बनाएगा क्या KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के बना देगा H2O प्लस, यहाँ पर आपको क्या होता है CO2। देखिए ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आप इसको बैलेंस करिए। तो क्या आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता तो चैप्टर फर्स्ट में बैलेंसिंग करना वहां पर है और हमने आपको अच्छे से क्लियरली पढ़ाया भी है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिंपल सी बात है, आपको अगर इसको बैलेंस करना है तो देखिए इसमें आपके सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम है, मीन्स यहाँ पर कितना कर दीजिए 2। जैसे आपने यहाँ 2 किया, देखिए क्लोरीन 2 हो गया, तो आप यहाँ क्लोरीन को 2 करने के लिए आप यहाँ 2 कर देंगे, और जब आप यहाँ 2 करते हैं तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या होगा 2, देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2। सेम थिंग यहाँ पे आपको करना है, देखिए पोटेशियम यहाँ 2 है, मीन्स आप क्या कर दीजिए आप 2। जैसे यहाँ पर 2 होता है, देखिए नाइट्रेट आपका कितना हो गया 2 मीन्स यहाँ पर क्या कर देंगे 2। अब यहाँ पर जब नाइट्रेट 2 हो गया, इसी साथ हाइड्रोजन भी 2 हो गया, और देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, तो क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया? बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो रिएक्शन बैलेंसिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से इस चीज को आप इस क्लास के बाद उस क्लास को भी अटेंड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई किसकी, ये आपकी बात हो गई। देखिए यहाँ पर जो बात हुई है ये आपकी हुई है कार्बोनेट से, कार्बो। अब हम देखने वाले हैं किसके, बाई कार्बोनेट से। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है आपका, यहाँ पर बाई कार्बोनेट। अगर बात करें बाई कार्बोनेट की, तो बाई कार्बोनेट में क्या होता है, तो बाई कार्बोनेट में देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आती है क्या, बाई कार्बोनेट में। तो बाई कार्बोनेट में आप क्या रिएक्शन कराना, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर हम H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं किससे, NaHCO3। देखिए आपका ये क्या है, ये आपका है सोडियम बाई कार्बोनेट। यहाँ पर ये क्या है, देखिए इसका नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन आप कराते हैं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड साथ, सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन करके हम क्या बनाएंगे, देखिए ये बनाता है Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस, यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से साथ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, ये बना देगा क्या CO2 प्लस H2। ठीक है, यही यहाँ पर ये बने, ये आपका होगा सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो यही देखो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड मेडिटेटिव होता है, निकलता है। अगर आप कार्बोनेट की रिएक्शन करा तो एसिड के साथ, यहाँ पर ये आपका मेडिटेटिव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, अब इसके साथ आपका जल भी निकलता है, और ये कहाँ पे क्या बनता है, साल्ट बनता है। ये सिंपल सी रिएक्शन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपको नहीं दिख रहा तो एक बार इसको देख लीजिए, आपको क्लियर वो दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलिए एक बार देख हट जाते भाई हम, चलो नोट कर लो, इसको नोट कर लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए हमने कार्बोनेट साथ देख लिया, बाइकार्बोनेट से, ये क्या है, एसिड के रिएक्शन थे। अब देखिए हमने तीसरा रिएक्शन है एसिड का, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्या करते हैं, देखिए व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म salt and water, salt and water is called neutralization reaction, neutralization reaction। ये आपका होता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड एंड बेस जब एक यहाँ पर एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ बनता है साल्ट प्लस वाटर, और यही आपका क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। दिस रिएक्शन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली पूछा ही जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको आपको बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका होता है एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है साल्ट प्लस H2, साल्ट प्लस H2। अब H2 में से वाटर, ये बनता है हम मतलब ऑलवेज यही बनता है। अब इस चीज को आप एग्जांपल तरह देख सकते हैं, देखिए आपने HCl का रिएक्शन करा दिया NaOH,
अब यहाँ देखिए क्या है, ये एसिड है, एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो ये बना देता है NaCl प्लस, यहाँ बनता है H2। देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, इस रिएक्शन में हुआ क्या, यहाँ से आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला गया किसके साथ, OH के साथ, आइए बना दिया H2। अब आप जानते हो सोडियम क्लोरीन के साथ ही जाएगा, ये कंफर्म है 100%। आपको जेपी यहाँ पर जेपी स्टार लगा लेना है क्या, कि अगर सोडियम क्लोरीन को देखा तो उसके साथ जाना पक्का है। ठीक है, ये बना दिया सोडियम। अब सोडियम क्लोराइड जानते हो क्या आता है, सोडियम क्लोराइड तो आपका है कॉमन साल्ट, जिसे आप खाने में यूज करते हो, कॉमन साल्ट। ये है आपका कॉमन साल्ट जिसे आप खाने में यूज करते हो, जो खाना खाते हो जिसमें नमक डाला जाता है, वो नमक क्या होता है, वो आपका होता है NaCl। और एक अच्छा क्लास 6 से बच्चों बता होता है यार कि आपका जो कॉमन साल्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो आप तो क्लास 10th में आ गए हो, कॉमन साल्ट प्राप्त हुआ नहीं। ये आपका था रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंफर्म, आगे चले, बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए जैसे हमने देखा एसिड का रिएक्शन, सेम उसी तरीके हम देखेंगे क्या रिएक्शन है बेस। तो बेस का रिएक्शन भी देख लेते हैं कि क्या बेस का रिएक्शन क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। ये देखिए ए पहला ये है, तो हम इसको क्या करते हैं, मेटल के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे मेटल के साथ तो क्या होगा, देखिए कराते हैं स्टार्ट। इसको हम देख लेते हैं कि रिएक्शन भी तो क्या है, मेटल। सपोज आपके पास यहाँ पर है जिंक, जिंक एक मेटल है, इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आपका बेस है, तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा यहाँ पर तो ये बनेगा क्या, देखिए ये बनाता है सोडियम Na2ZnO2। ये कौन आता है, सोडियम जिंकेट प्लस H2O। यानी यहाँ पर आपको क्या बनता है, यहाँ पर एक बनता है कंपाउंड बनता है, जो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और ये वाटर। तो सोडियम जिंकेट एंड वाटर यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होता है आफ्टर रिएक्ट विथ जिंक एन NaOH। यहाँ पे NaOH जिंक के साथ रिएक्शन करके क्या बना है, यहाँ पर आपको बना रहा है जिंक सोडियम जिंकेट प्लस H2O। ये आपका क्या है, ये आपका बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये एग्जांपल होता है। ये एग्जांपल में फर्स्ट आपका हो गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको, सपोज यहाँ पर आपके पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ रिएक्शन करेगा क्या बनाता है, देखिए यहाँ पर आपका बनाता है ये पोटेशियम एल्यूमिनेट, मतलब KaLO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए क्या होना है, KaLO2 प्लस H2O। तो अगर इसका नाम आप लिखना चाहते हैं, इसका नाम होगा पोटेशियम पोटेशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट। ये आपका होगा पोटेशियम एल्यूमिनेट, जिसका आपका केमिकल आपसे पूछा जाए केमिकल कंपाउंड क्या है, इसका यहाँ पर ये केमिकल फार्मूला क्या होगा, ये आपका होगा KaLO2। ये आपके रिएक्शन है किसी के साथ, किसी मेटल के साथ। आप किसी मेटल का जब किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। आगे चले, डेफिनेटली आगे चलेंगे, तो जल्दी से आगे चल बढ़ते हैं हम। अब देखिए समझते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर आप बेस का रिएक्शन करा दो किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा। सपोज कीजिए आपने यहाँ आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दिए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एकदम सिंपल से कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2। मीन्स यहाँ पर आपका साल्ट प्लस वाटर बनता है। ये आपका क्या है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, साल्ट। यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका है सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट। ये आपका है सोडियम कार्बोनेट जो कि एक साल्ट है, अच्छा क्या होना है, वाटर। मीन्स यहाँ पर आप बेस का अगर आप किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो इस तरीके के आप जो फिर होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप एक और जो कराना चाहते हो तो और करा देते हैं। आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन आप करा दीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड दोनों साथ करा सकते हैं, हम डाइरेक्ट साथ कराते हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिएक्शन डाइरेक्ट साथ कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ प्रोड्यूस होता है देखिए K2SO3 प्लस H2O। K2SO3 यानी मीन्स यहाँ पर K2SO3 क्या है, K2SO3 आपका यहाँ पर देखिए पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट सल्फाइड, यहाँ देखिए आपका है सल्फाइड। ठीक है, अगर यहीं पर सल्फर के साथ यहाँ क्या अगर ले लें, यहाँ पर देखिए सब चीज, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप यहाँ पर SO3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो SO3 के साथ अगर इसका रिएक्शन आप कराते हो तो ये बनाता है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर इन दोनों चीजों को आप समझिए। देखिए यहाँ पर जब आपका डाई था तो क्या बना था, सल्फाइड बना था, और वहीं पर अगर ट्राई होता तो क्या बनता है, सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपका सोडियम सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट।
अब सेकंड चीज यहाँ पर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए इन्हें इधर 2 है इधर 1 है, तो यहाँ पर आपका कर दीजिए 2 बैलेंस रिएक्शन। इधर देखिए पोटेशियम 1 है, इधर क्या है आपका, सॉरी यहाँ पर 2 था इधर 1 था, इधर कर दिया 2, ये आपका यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये बैलेंस रिएक्शन है आपका। यहाँ पर अगर आपकी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो डेफिनेटली साल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ठीक है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। अगर इतना चीजें आपको समझ आ गई जल्दी से कमेंट में हमको दिखाए कि हाँ सर इतना चीजें हमको अच्छे से क्लियर हो गई, अब हम इतनी अच्छी समझ सकते हैं, यानी हम आपका रिएक्शन जो है चाहे एसिड का रिएक्शन हो या बेस का रिएक्शन हम उसको करा सकते हैं। इस पे किसी तरीके क्वेश्चन आया आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन आता है आपको, बस रिएक्शन का नेम देता है, बस आपको क्या करना है रिएक्शन कराना आता है, ठीक है। डेफिनेटली आप इसको करा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 2 कंसेप्ट पढ़ा। अगर बात करें एसिड तो अब सबसे पहला जो आपने देखा कि टेस्ट के बेस पर, अगर टेस्ट के बेस से देखा जाए तो वहां पर आपका जो जिसका टेस्ट श्योर था एसिड था, जिसका टेस्ट बिटर था वो क्या था आपका यहाँ पर बेस था। बट उसके बाद आर्हेनियस आया, आर्हेनियस ने अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम था आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार जो आपका था यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, यहाँ पर क्या था कि जो H प्लस क्या कर रहा था जो H प्लस दे रहा था वो क्या था आपका यहाँ पर एसिड था, एंड जो आपका OH नेगेटिव दे रहा था वो क्या था आपका यहाँ पर OH नेगेटिव जो दे रहा था वो आपका था बेस, ठीक है। तो इसी चीज को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्रोस्टेड लॉरी। ब्रोस्टेड लॉरी ने अपना थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि अब देखिए ब्रोस्टेड लॉरी ने क्या बात बताई, इन्होंने कहा अब ब्रोस्टेड एसिड इज H प्लस इक्वल्स आयनिक डोनर, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं H प्लस को डोनेट करते हैं, डोनर होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर H प्लस कोई डोनर डोनेट कर रहा है, डोनर है, मीन्स दैट इज एसिड, एंड प्रोस्टेट बेस इज H प्लस इज एक्सेप्टर, एंड जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पर होता है आपका प्रोस्टेट बेस, एंड जो H प्लस को क्या करता है उसका डोनेट करता है या फिर डोनेशन देता है समझ लो आपका H प्लस का, तो वो क्या होता है वहां पर वो आपका होता है प्रोस्टेट एसिड। इस चीज को यहाँ पर हम अच्छे समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एकदम बेहतरीन से एग्जाम्पल लेंगे आपके लिए। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया, इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है क्या, ये बनाता है देखिए यहाँ से बनाता है एक्चुअल में NH4 पॉजिटिव प्लस Cl, ये हुआ। अब ये चीज यहाँ बनी, अब यहाँ से ध्यान समझिए, एक ही पॉइंट अच्छे से समझाएंगे आपको, एक ही पॉइंट क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन आपका यहाँ पर क्लोरीन क्या कर रहा है H प्लस को क्या कर रहा है यहाँ डोनेशन दे रहा है, क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, H प्लस को क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, मीन्स क्लोरीन आपका क्या, क्लोरीन जो है ये आपका है, या फिर आप बोल सकते हैं Cl से क्लोरीन क्या डोनेट हुआ, मीन्स यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है प्रोस्टेट लॉरी एसिड, क्या है प्रोस्टेट लॉरी एसिड। सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया क्या कर रहा है H प्लस को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अमोनिया क्या कर रहा है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ पर जो अमोनिया है ये क्या है, ये आपका है प्रोस्टेट लॉरी बेस, प्रोस्टेट लॉरी बेस। तो जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है वो आपका क्या है, जो ऐसे देखिए एक्सेप्ट जो करता है वो आपका क्या होता है बेस, और जो आपका यहाँ पर डोनेट करता है वो आपका क्या होता है एसिड। तो एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी, तो ब्रोस्टेड लॉरी थ्योरी पे आप इस चीज को बता सकते हैं कि जो H प्लस डोनेट करेगा वो आपका वहाँ पर एसिड होगा, और जो आपका H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो आपका, ठीक है। ये सिंपल सी यहाँ पर थ्योरी है, इस चीज को भी आपको अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एल्काइल। अब ये डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्काइल क्या होता है, तो एल्काइल, तो ये बहुत ही मतलब ऐसा मतलब क्या दोनों जो इनका मीनिंग होता है लगभग सेम होता है, बट ये थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसी चीज को आप समझना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी छोटा सा पॉइंट है जो आपको पूछा जा सकता है, इसके लिए थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन जरूरी है, एक बार अगर ध्यान सुन लेंगे आप तो डेफिनेटली आपको होगा। देखो अगर बात करें बेस, तो व्हाट इज बेस, आपसे पूछा जाएगा बेस क्या है, ठीक है। बेस अंडरगोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड, मतलब एसिड के साथ अगर आप बेस का रिएक्शन करा दो तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, मींस क्या बनता है साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन आप देख चुके हो, सेकेंड कर रहा है दे आर कंप्राइज टू मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल, यानी ये मेटल का बाइकार्बोनेट, मतलब ये या तो कार्बोनेट के रूप में हो सकते हैं, ऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट के रूप में, मतलब इन फॉर्म ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। अब कह रहे थे मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में नहीं मिल सकते, ये वाटर में क्या होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, ये क्या कराता है बेस। अब एल्काइल की, एल्कली क्या होता है, एल्कली होता है क्या,
इस चीज को तुम आराम समझिए, ठीक है। देखिए अभी अब देखिए ना, इनमें और इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है। देखो क्या, एन एल्कली इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए। एल्कली क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन्स होता है अगर आप बेस बेस को किसमें, वाटर में डाल दो, किसमें डाल दो, वाटर में, ये आपका हो जाता है किस, एक्वस सोल्यूशन। ये क्या हो जाता है आपका एक्वस, ये आपका हो जाता है एक्वस सोल्यूशन। क्या होता है एक्वस सोल्यूशन, आपका होता है जब बेस को आप वाटर में क्या करते हो, मिक्स कर देते हो और ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर बेस वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, दैट मींस यहाँ पर एक्वस फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड एल्कली। क्या कहलाता है, एल्कली कहलाता है। सेकेंड थिंग देखिए, इट डिसॉल्व इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH नेगेटिव आयन। और ये क्या करता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस भी करता है। देखो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है ना, ये लाइन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये लाइन आपको भूलना नहीं। देखिए दिस इज द मेन डिफरेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर ये लाइन आपको क्लियर हो गई तो मतलब आपकी कहानी सफल हो गई। देखिए ये लाइन आपके लिए इतना खास है कि आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए है क्या, ऑल एल्कली आर बेस्ड बट नॉट आर बेस आर एल। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात, ऐसे बेस जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्कली। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते वो एल्कली। मीन्स यहाँ पर सिंपल सी बात करा कि ऑल एल्कली आर बेस, ऑल एल्कली आर बेस बिकॉज ऑफ, वही तो आपको देखो, जो वाटर में घुल जाते हैं उनको एल्कली नाम दिया गया। मतलब जितने बेस वाटर में घुल गए उनको एल्कली नाम दिया गया। वो बेस हैं लेकिन उनको एल्कली नाम भी दिया गया। लेकिन जो नहीं घुला वो एल्कली ही रह गया, वो बेस ही रह गया, वो एल्कल नहीं है। यहाँ पे एल्कल, और इसमें समझना डिफरेंस कि जो वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं वो आपको एल्कली कहलाते हैं, और अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे तो आपके बेस। तो बेस, अब इसलिए ये लाइन जो लिखी है, ऑल एल्कली आर बेस, ऑल एल्कली आर बेस बट नॉट ऑल बेस आर एल्कली। बट देखो आपके जितने भी पानी में घुलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। बट जरूरी नहीं कि सब घुल जाए पानी में, सभी डिसोसिएट हो जाए, तो सभी डिसोसिएट नहीं होते। इसलिए कह रहा है कि जितने एल्कली हैं सभी क्या है, बेस, बट ऑल बेस इज नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर ये लाइन आपको याद है तो आप इनमें कभी भी डिफरेंस मतलब भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा, एकदम छोटा सा टॉपिक था, इस चीज को यहाँ पर आप क्लियर समझ लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। क्या करा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे आपने अभी इंडिकेटर कुछ पढ़ा था, जैसे लिटमस पेपर पढ़ा था, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज पढ़ा था, फिनाइलएथेनिल पढ़ा था, इन चीजों को हमने पीछे देख लिया। लेकिन इसके बाद जो यूनिवर्सल होता है, यानी आपको हम बताया था क्लास स्टार्टिंग में कि पीएच वैल्यू एक चीज होती है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बिना इसके मतलब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। तो इसी चीज को हम समझते हैं। तो देखिए कह रहा एन यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज पीएच रेंज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीएच रेंज होता है फ्रॉम 0 to 14। अब पीएच रेंज क्या होता है, देखिए एक पीएच स्केल बनाया गया है जो, जिस पर आपका अगर टोटल देखा जाए रेंज, उसका रेंज जो होता है वो क्या होता है 10 to 14 that indicate the acidity or alkalinity of the solution। ये बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिड है और बेस है और न्यूट्रल है। तो क्या है, इसको बताता कौन है, ये पीएच वैल्यू। जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है ये इसको बताती है कि एसिड होगा, बेस होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब पीएच क्या होता है, तो पीएच का मतलब देखिए होता क्या है, तो व्हाट इज द पीएच। तो अगर आपसे पूछा जाए पीएच क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसी बोलते हैं क्या, पीएच। अब पी मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर जो होती है इसी बोलते हैं पीएच वैल्यू। और देखिए इसको किसमें हम डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम जब भी निकालते हैं ना, अगर आपको पीएच वैल्यू निकालना हो तो पीएच वैल्यू हम निकालते हैं किससे, बाई द कंसंट्रेशन, बाई द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सपोज ये आपने वाटर लिया, उसमें आपने कुछ मटेरियल डाल दिया। अब उसमें जो आपका उस मटेरियल को डालने से उसमें या तो H प्लस प्रोड्यूस होगा या OH नेगेटिव होगा। अगर H प्लस प्रोड्यूस होगा मींस दैट इज एसिड, OH नेगेटिव प्रोड्यूस होगा मींस दैट इज बेस। तो ये एसिड या बेस होगा तो उसका कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होगी। तो जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होगा या उस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के देखिए आप यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस में यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए इसके प्लेस में आप लिख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वही बताता है क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला आपके लिए यहाँ पर है
ये पी एच इजकल होता है माइनस लॉग। अब देखिए लॉग की बेस 10 एस प्लस की यहाँ पर कंसंट्रेशन, ये जो आपका लगा है देखिए ये जो ब्रैकेट लगा है ये बताता है कि किसको कंसंट्रेशन को, किसको बताता है कंसंट्रेशन को, किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की। ये बीच में क्या एच प्लस, एच मीन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। इस चीज को देखिए अगर आप हैंड रिटन में लिखेंगे तो ये होता है देखिए पी एच इजकल टू माइनस लॉग की बेस 10। देखिए जो 10 ऊपर लिखा है, चलो यहाँ इतना बड़ा से नहीं छोटा लिखा रहता है। और फिर यहाँ पर होता है एच प्लस का कंसंट्रेशन, ये होता है। तो पी एच इक्वल होता है माइनस लॉग की बेस 10 तो एस प्लस यहाँ पर ये। अब इस चीज को देखिए इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर अगर आप एस प्लस के कंसंट्रेशन देखेंगे और ओ एच का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोल पर लीटर। हेंस द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। इसीलिए अगर प्योर वाटर आपके पास है तो प्योर वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है कितना होता है 7। इस तरीके से जो कॉमन साल्ट होता है उसका आपका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होता है 7। जैसे बहुत सारे आपके मटेरियल मिल जाएंगे जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है, कुछ की पीएच वैल्यू 7 से कम होते हैं, कुछ 7 से ज्यादा। अब यहाँ पर 3 स्टेप बनता है, देखिए एक बनता है 7, ठीक है, जो आपका पीएच वैल्यू आता है, एक होता है 7, एक आपका होता है देखिए यहाँ पर पीएच की वैल्यू जो होता है ये लेस देन होता है 7 की, और एक आपका होता है पीएच वैल्यू वो मोर देन होता है 7। तो अगर लेस देन है मोर देन है तो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, देखिए अगर ये 7 है, मतलब अगर ये 7 है तो देखिए 7 मतलब ये आपका न्यूट्रल, कैसा है न्यूट्रल। वहीं पर अगर आपका ये लेस देन 7 है मीन्स ये आपका एसिडिक, एसिडिक कैसा है एसिडिक या एसिडिक, आप बोल सकते हो एसिडिक। अगर ये मोर देन 7 है मीन्स ये आपका है बेसिक। ये तीनों चीज आपको याद रखना बस। अब इसी चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या करा है, द पीएच स्केल रेंज इज फ्रॉम 0 to 14। अब 0 to 14 होता है, इसको आप पहले भी देखो ये आपका क्या है, दिस इज द पीएच स्केल, दिस इज पीएच स्केल, ये आपका क्या है पीएच स्केल। अगर इसका रेंज आप देखेंगे तो देखिए रेंज कहाँ से 0 से पूरा आपका कितना तक 14 तक है। बट इसमें आपका अब नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर नीचे देखिए आपको क्लियरफाई कर दिया गया है कि अगर आप 0 से कहाँ पे जाते हैं 6 तक जाते हैं ये एसिडिक होता है, कैसा होता है एसिडिक। एंड जो 7 ओनली 7 आपका देखिए यहाँ पर जो ओनली 7 ये आपका होता है न्यूट्रल, कैसा होता है न्यूट्रल। एंड 7 जैसे आप कहते हैं इससे ज्यादा हो जाते हो, 7 जैसे ज्यादा हो जाती है ये क्या जाता है एल्काइल, एल्कलीन हो जाता है। मतलब यहाँ पर या तो एल्कलीन बोल सकते हैं या इसको बेसिक बोल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बताया इसमें एल्केन और बेसिक में दोनों में डिफरेंस बता दिया, तब एल्केन क्या बेसिक दोनों आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो जाता है, यहाँ पर एसिडिक हो जाता है और ये न्यूट्रल हो जाता है। यही चीज यहाँ पर आपको अब याद रखना है क्या, देखिए इफ पीएच वैल्यू लेस देन 7 एसिडिक सोल्यूशन, उसका मतलब क्या है एसिडिक सोल्यूशन। इफ pH वैल्यू मोर देन सोल्यूशन मींस बेसिक सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन हैज pH वैल्यू 7। अगर किसी में उसका जो pH वैल्यू 7 मींस दैट सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ना तो आपका एसिडिक है ना ही न्यूट्रल। तो ये तीन चीजें आपको क्या कंफर्म अच्छे से क्लियर है। ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़े, क्या बातें क्लियर हैं तो डेफिनेटली अगर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम आपको और बताएं क्या, तो फार्मूला, ये फार्मूला आपको अच्छे से यहाँ पर रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, तो माइंड में होना चाहिए आपको। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। इस फार्मूले पर कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, सपोज कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन करा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पर गिवन है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें ये कितना होता है, ये आपका सपोज ये आपको यहाँ गिवन है कि 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। अब यहाँ पर आपको फिर कर रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ का आपको पीएच वैल्यू निकालना है किसका, इसका जिसको आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया मीन्स। अब इसमें अगर आपको पूछेंगे कि क्या गिवन है तो देखिए गिवन है आपका H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन आपको दिया है 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब आपको निकालना क्या है पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू को पहले फार्मूला आप लिखिए, तो फार्मूला क्या होता है देखिए पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग की बेस 10 और यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन। इस चीज को सॉल्व कीजिए, अगर इस चीज को हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, अब इसकी यहाँ पर आपको लिखा हूँ 1 × 10⁻³ ये आपको इस चीज। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको लॉग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है अगर आप सॉल्व करो, ठीक है, लॉग की बेस 10 यहाँ अगर m की पावर n है इसको सॉल्व करो तो ये हो जाता है n log की बेस 10 ये हो जाता है।
ठीक है। ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपका यम की पावर n है तो n आपका फ्रंट में आ जाता है और यम इधर होता है। ठीक, सेम अगर आपको यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए लॉग टेन यम इंटू n, इसको आप लिख सकते हो क्या, लॉग यम प्लस लॉग, मतलब ये इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। लॉगरिथम को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर लॉग यम डॉट एन है या फिर मतलब इनके बीच मल्टीप्लाई है, ये अलग अलग प्लस में हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस दोनों के साथ जाएगा। तो एक्चुअल में पहले सबसे पहले आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर ये फॉर्मूला यूज होगा तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा पी एच वैल्यू इसकल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग की बेस 10, देखिए आप बेस 10 लिखना, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। और ये इंटू 1, देखिए 1 आ गया, फिर देखिए इंटू है यहाँ पर, इंटू 1 प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लॉग की बेस 10 और ये हो जाएगा। अब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, पी एच इसकल टू, ठीक है, माइनस लॉग, लॉग जो 1 होता है, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ये आपका हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस माइनस आपका हो गया क्या, माइनस, अब माइनस इंटू ये देखो यहाँ पर आपका अब यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, जो पावर में आगे आएगा मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, फिर से आगे आएगा तो हो जाएगा प्लस 3 लॉग लॉग 10 लॉग 10। अगर लॉग 10 यहाँ पर आप करेंगे तो अब क्या होगा, देखिए लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, लॉग 10 की वैल्यू कितना होती है 1, मीन्स यहाँ पर यहाँ पर पी एच आ जाएगा 3 इंटू 1, मीन्स आपका आ गया पी एच वैल्यू इज, यहाँ पर आपका जो पी एच वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन देखना है, फिर इसमें लॉगरिथम का आपको क्या करना है, फार्मूले पुट इन करना है, फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर देना आ जाए। आप याद रखो कि इसमें मात्र 2 ही फार्मूले यूज होंगे मैक्सिमम टाइम, आपके ये 2 फार्मूले यूज होंगे लॉगरिथम। तो ये अगर 2 फार्मूले आपको लॉगरिथम का अगर अच्छे से कंफर्म हो गया, याद हो गया, तो डेफिनेटली आप इस चीज को कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझ आ गया। चलिए आपको यहाँ पर एक एस डब्ल्यू हम दे दे रहे हैं। एस डब्ल्यू क्या है, एस डब्ल्यू आपका यहाँ पर है कि हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है 1 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर, ये आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई, हट जा रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लो अच्छे से। तो अगर दिख रहा है तो इस चीज को यहाँ पर नोट करके आप इसके पी एच वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, पी एच वैल्यू क्या होगा, इस चीज को आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि हाँ सर आपने इसको सॉल्व, मतलब आपने किया है सॉल्व, आपका आंसर कितना है। ठीक है, कमेंट में अगर आप इसका आंसर देंगे तो आपको आंसर जो बताया जाएगा कि इसका आंसर सही है या गलत। चल अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मानी हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे डेली की जो आपका लाइफ है उसमें पीएच की क्या यहाँ पर वैल्यू है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हम समझते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस चीज को नहीं जानते थे पर आपके लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रोल प्ले करता है आपके डेली लाइफ में। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है कि पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सबसे पहली बात कि प्लांट और एनिमल में पीएच की सेंसिटिविटी होती है, मतलब अलग हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो एक डेफिनेट पीएच पर होते हैं। अगर उस पीएच की वैल्यू उनको नहीं मिली तो कार्य नहीं होगा। इसलिए हमारे शरीर जो होता है पीएच क्या क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। हमारी बात कर लें या फिर जंतु बात करें, मतलब पादपों की बात करें, दोनों में ये चीज होता है। देखिए क्या करें, प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच क्रूशियल लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन। जैसे फूड, हमारे फूड जो होता है, जो हम भोजन करते हैं, उसको पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए उसके पीएच अलग अलग, मतलब वैल्यू पीएच की बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है, उसकी बहुत ज्यादा प्ले रोल करती है। फिर आगे फंक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनको वर्क करने के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन की वहाँ पीएच चाहिए होता है। तो अलग अलग पीएच मान पे अलग अलग एंजाइम वर्क करते हैं। अगर उनको उस पीएच वैल्यू नहीं मिले तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अगर एंजाइम वर्क नहीं करेगा तो हमारा डाइजेशन हो गया, अन्य जो भी रिएक्शन होती है अंदर वो नहीं संपन्न हो पाएंगे। ठीक है, आगे हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी एक है कि उनको अच्छा पीएच नहीं मिला तो अपना कार्य अच्छे से कर नहीं पाएंगे। सर्टेन पीएच वैल्यू, इन सभी को सर्टेन पीएच वैल्यू चाहिए, चाहे पादपों की बात करें, प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है पीएच ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल जो होता है मिट्टी, तो ये बताओ क्या मिट्टी का पीएच होता है, बिल्कुल। अगर मिट्टी में भी अगर पीएच वैल्यू में अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाता है तो वहाँ उस मिट्टी में होने वाली जो आपका क्रॉप होती है, जो प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते। यानी उनको एक डेफिनेट पीएच वैल्यू की मिट्टी चाहिए, अगर सॉइल चाहिए, अगर उससे पीएच वैल्यू कम या ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते। देखिए वही कह रहा है, द पीएच ऑफ सॉइल ऑप्टिमल ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट आर क्रॉप। ग्रोथ या प्लांट की ग्रोथ के लिए ये आपका 6.5 to 7 होना ही चाहिए।
6.5 to 7 मीन्स एसिडिक टू न्यूट्रल, एसिडिक टू न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा यहाँ पर। अगर 7 से ज्यादा हो जाता है ना तो ये क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। बेसिक हो जाता है मीन्स यहाँ पर जो क्रॉप या फिर प्लांट होता है वो ग्रो नहीं कर पाते, ये ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, आगे चलते। अगला है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आप भोजन करते हो तो आपके, अब देखो आपके शरीर में, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम ये देखेंगे 4 चीजें पढ़ेंगे। डाइजेशन, आप भोजन करते हो कैसे आपका डाइजेस्ट होता है। दूसरा होगा आपका रिस्पायरेशन, आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जाता है। क्या आप सोचा आपने कि आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं आता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं चाहिए होता है। तो या फिर ऑक्सीजन गया और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाई, क्या आप सोचे हो। अगर सोचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचे हो तो आपको उस चैप्टर में यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे ऑक्सीजन आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। यह पढ़ोगे रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तीसरा आपका पार्ट आता है इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके शरीर के अंदर क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम कार्य करता है, जिसमें हार्ट आता है, आपका ब्लड आता है। तो हार्ट आपका 24/7 क्या करता है, यहाँ पर पंप करता रहता है ब्लड को। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, ब्लड हमारे शरीर में क्यों पंप होता है, इन चीजों के बारे में बात हम करेंगे। एक लास्ट थिंग आपकी लाइफ प्रोसेस में है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखते हो कि आपके शरीर से कुछ एक्सक्रीट मटेरियल जो होते हैं या फिर अननेसेसरी मटेरियल होते हैं जो हमारे शरीर से आउट होते हैं। तो ये चीजें क्यों ऐसी होती हैं या फिर ये कैसे आउट होती हैं, इनको कैसे हमारे शरीर से क्या कर देते हैं, प्योरीफाई करके अलग कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। तो अगर चैनल पर पढ़ने रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि जब ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये कह रहा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैपन एट अ स्पेसिफिक पीएच इन आवर स्टमक। अगर हम बात करें स्टमक, स्टमक क्या होता है, देखिए जब आप भोजन करते हो ना तो सबसे पहले भोजन आपका कहाँ है, मुंह के बाद सबसे पहले किसमें आता है, सबसे पहले एक आपका ग्लैंड में जाता है, थैले में जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, स्टमक। स्टमक का पीएच वैल्यू आपका डेफिनेट होता है, वो भी कितना होता है, देखो दिया है आपको 1.5 to 4। इतना अगर पीएच वैल्यू होगा तो वहां पर भोजन का डाइजेशन होगा। अगर इससे कम हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो वहां पर भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, द पीएच ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंजाइम विद फूड इन बीइंग डाइजेस्ट। हमारे फूड डाइजेशन में एंजाइम भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो वहां पर एंजाइम के वर्क के लिए भी एक डेफिनेट सर्टेन पीएच वैल्यू चाहिए, जो कि वहां पर मिलता है। इन्फ्लुएंस बाय एचसीएल इन आवर स्टमक। हमारे और एक चीज और जान लो कि हमारे जो आपका स्टमक होता है, स्टमक में एचसीएल जो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर पीछे आप पढ़ो, ये भी हमारे शरीर में क्या होता है, सिक्रीट होता है, जो आपका पीएच वैल्यू के लिए जिम्मेदार होता है, पीएच वैल्यू को बनाए रखता है। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे आपका देखिए अगला पॉइंट क्या है, पीएच इन टूथ। देखिए आपका जो दांत होते हैं, देखिए कभी कभी कुछ लोगों के दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कटने शुरू हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इनमें पीएच वैल्यू भी अहम भूमिका निभाता है। यानी कभी कभी होता है ना कि जो आपका माउथ है, माउथ का जो पीएच वैल्यू है अगर वो कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो आपके जो दांत है, टीथ जो है वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है, वो ऐसे बोल सकते हो कि नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, tooth decay happens when the teeth are exposed to an acidic environment। जैसे ये एसिडिक इन्वायरमेंट में जाते हैं, ये क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। पीएच वैल्यू 5.5 एंड बेलो, अगर 5.5 या इसके नीचे गया पीएच वैल्यू तो आपका दांत जो टीथ होंगे वो क्या होगा, डिके होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो आप जब भी मतलब इसीलिए कहते हैं कि दिन में आपको 24 घंटे में कम से कम 2 बार ब्रश करनी चाहिए। एक बार सोने से मतलब सोने जाओ तब, खाना खाने बाद, फिर सुबह उठने पर, ताकि आपका जब सोते हो ना तो आपके मुंह जो माउथ होता है उसमें आपने भोजन किया है, अब ब्रश अप नहीं किया, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे माउथ में रुकी होती हैं। अब हमारे माउथ में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो डिकम्पोज करते हैं तो उसका जो बेस होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो यहाँ पर माउथ का जो आपका पीएच वैल्यू होता है वो डाउन होना शुरू जाती है, मीन्स वो डिक्रीजिंग चली जाती है। तो अगर ये 5.5 या इससे नीचे चली गई तो आपके माउथ के जो दांत हैं, टीथ हैं, वो क्या होता है, डिके शुरू हो जाए। ठीक है, इसलिए ब्रश करके ही सो। आज का बिना ब्रश करे मत सोना, नहीं तो फिर तुम्हारा दांत का डिके शुरू हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुम ब्रश कर नहीं रहे हो। अब ब्रश करोगे नहीं तो जो आपका माउथ है उसका यहाँ पर एसिडिक मीडियम बनेगा, एसिडिक मीडियम बनेगा तो फिर आपका दांत डिके शुरू हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। यानी एनिमल एंड प्लांट्स की अगर देखा जाए पीएच, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस क्या होता है, ये कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पीएच को बनाए रखते हैं ताकि वो खुद का सेल्फ डिफेंस कर पाए। सपोज देखिए, एसिडिक सब्सटेंस आर यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट्स एज अ सेल्फ डिफेंस इन मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म मतलब इनके शरीर में बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं जिनको सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते हैं, किसका, पीएस को, वो भी एसिडिक। क्योंकि एसिड क्या होता है, श्योर होता है। कोई भी अगर ऐसे समझो कि आप जैसे कोई चीज खा रहे हो या फिर कोई एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खा रहा है, ठीक है, अब वहां पर वो एनिमल अपने ऊपर क्या करे, खूब सारा ढेर सारा क्या लगा दिया, एसिड लगा दिया, तो उसका क्या हो जाएगा, जो टेस्ट होगा क्या होगा, श्योर हो जाएगा। और उस एनिमल को जिसको वो खा रहा है, या समझो जो खाना चाहता है उसको एसिडिक टेस्ट पसंद नहीं है, तो क्या उसको खाएगा, दोबारा नहीं खाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी एंड प्लांट लाइक नीटल secrete a highly acidic substance for self defense. These secreted acidic substances have a specific pH. इनका भी एक स्पेसिफिक पीएच मान, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले पीएच वैल्यू, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो पीएच वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। ये चीजें आपकी थी यहाँ पर। अब तो आज हमने बहुत सारी चीजें देखा, मतलब हमने क्या क्या देखा, एसिड देखा, बेस देखा, वे क्या होते हैं, कैसे मतलब वे आगे कैसे प्रोसेस करते हैं, इन सभी चीजों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इनके हमने रिएक्शंस भी देखे हैं, पीएच स्केल देखा, और उसके साथ साथ पीएच वैल्यू देखी, कैसे पीएच वैल्यू निकाली जाती है, ये चीजें देखा। बहुत सारी चीजें आज के क्लास में हमने कंप्लीट किया है। तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ चीजें बच रही हैं, जैसे आपका देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका है क्या, देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड एंड बेस कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं। और इसके बाद इसमें देखिए हमने अभी तक एसिड एंड बेस कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया, एसिड एंड बेस। और इस चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट, मतलब हमने अभी तक साल्ट को नहीं देखा है। किसको नहीं देखा, साल्ट। तो साल्ट प्लस इनका जो मैन्युफैक्चर है, इन प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़िए, क्लियर कीजिए। आपको जितने टॉपिक पढ़ा है हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आए तो आपकी प्रॉब्लम्स को भी लेकर आए, ताकि मतलब ये जो यहाँ पर इसमें अभी तक रिमेन हो रहा है, इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको फिर से सॉल्व कर दे, ठीक है। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको पूरा शॉर्ट नोट चाहिए, ठीक है, जैसे आपको हैंड रिटन में चाहिए, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ताकि आप नोट्स अपना अच्छे से बना सको। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अगर कुछ चीजें आपको छूट जाती है, नहीं बना पाते हो, तो आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जेपी साइंस क्लास के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाओ, ताकि आप वहां से हर एक पीडीएफ फ्री में आपको अवेलेबल करा देता है। वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो। लेकिन नोट्स आपको बनाना है खुद से, दूसरे को नोट्स नहीं पढ़ना है। देखो, आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में आपको मतलब प्रिपरेशन करोगे आप, बाद में फिर रिवीजन के लिए वो आपका जो नोट्स खुद का बनाया होगा ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए नोट्स खुद से बनाओ। दूसरे का आप देख सकते हो कैसे बनता है, बट दूसरे का नोट्स मत पढ़ो, नोट्स अपना बनाओ और उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।